नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और आपको बता दें सबसे पहले कोरोना अपडेट छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आज अब तक 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। बिलासपुर में एक बार फिर से आंकड़ों में इजाफा हुआ है, 7 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 6 नए मरीज मिले हैं, दुर्ग में 4 और कोरिया में 1 नया मरीज मिला है। कोंडागांव और जशपुर में भी 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 952 हो गई है। वहीं राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आज 26 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और कुल मिलाकर के अब तक 741 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 1701 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे बिलासपुर संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, छत्तीसगढ़ में आज 26 मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं आज एक बार फिर से अब तक 22 नए मरीज सामने आ चुके हैं। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। हालांकि इसमें जो मरीज ठीक होने वाले हैं वो भी बड़ी संख्या में है, लेकिन उसके बावजूद जो संक्रमितों की संख्या है वो यहाँ पर ज्यादा है और लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी 26 मरीज यहाँ पर नए चिन्हांकित किए गए हैं, जिसमें बिलासपुर में अकेले 7 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर से 6 मरीज हैं, दुर्ग से भी यहाँ पर 4 मरीज आज मिले हैं और कोंडागांव और जशपुर से भी 2 मरीज मिले हैं। कोरिया से भी 1 मरीज यहाँ पर नया कोरोना संक्रमित सामने आया है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में तमाम जितने जिले हैं सभी जिलों से लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और बिलासपुर में भी अगर बात करें तो बिलासपुर में भी 150 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। हालांकि अभी एक्टिव केस लगभग बिलासपुर में भी 80 से 90 यहाँ पर एक्टिव केस है। बाकी अन्य जो मरीज हैं वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी प्रवासी श्रमिकों की जो वापसी हो रही है और जो बाहर से लोग अभी भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि जितने संक्रमित आज मिले हैं इसमें भी अधिकांश मरीज ऐसे हैं जिनकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है जो बाहर से आए हैं। इसमें कई ऐसे जो संक्रमित हैं। कुछ जितेंद्र, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा नेटवर्क में आकर के बोलिए। जी देखिए, जिस तरह से संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अधिकांश जो मरीज हैं ये ट्रेवल हिस्ट्री वाले मरीज हैं, जिनमें महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से ऐसे जगह से जो लोग आ रहे हैं ये लगातार कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। इसमें कई श्रमिक भी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो सामान्य ट्रेवल हिस्ट्री के हैं, जो किसी काम से बाहर गए हुए थे, अब उनकी वापसी हो रही है। तो ये देखा जा रहा है क्योंकि जिले में ही अगर बात करें तो लगभग 50,000 से ज्यादा जो श्रमिक हैं वो वापस आ चुके हैं और यही क्रम लगातार जारी भी। अभी भी बड़ी संख्या में जो रोजाना अगर कहें तो यहाँ पर संक्रमित आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अब स्वास्थ्य विभाग से जो अब निर्देश मिले हैं, रोजाना जो यहाँ पर सैंपल का दायरा है वो भी बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक जिले में लगभग 180 सैंपल लेने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है अब वो सैंपल का दायरा भी बढ़ा रही है और जो श्रमिक जो क्वारंटाइन सेंटरों में है जिनके जांच नहीं हुए हैं उनके भी यहाँ पर जांच किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ेगा, सैंपल की मात्रा संख्या बढ़ेगी, उसके बाद नए नए संक्रमित सामने आएंगे। और इसी कड़ी में जो आज भी 22 नई मरीज आए हैं, क्योंकि सैंपल का दायरा अब बढ़ रहा है, लगातार जो सैंपल है वो लिए जा रहे हैं, जिसके कारण लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण को रोकने के लिए सड़क से लेकर अस्पताल तक कोरोना वॉरियर्स लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि फ्रंट लाइन पर काम कर रहे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी समेत अन्य कर्मचारी जो अलग अलग जगहों में कोरोना ड्यूटी निभा रहे हैं, वही अब संक्रमण का शिकार भी हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स और उनके परिजन संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 50 से ज्यादा तो स्वास्थ्य कर्मी ही अब तक संक्रमित हुए हैं, जबकि 30 से ज्यादा पुलिस और दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी। बिलासपुर संभाग में अब तक 27 कोरोना वॉरियर संक्रमित हुए हैं। अभी तक कोरोना वॉरियर्स के जो संक्रमण सामने आए उनमें एम्स, रायपुर के कोरोना वार्ड के ड्यूटी इंचार्ज, डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय और लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। वहीं मेकारा रायपुर की 2 नर्स और 1 सफाई कर्मी और 4 पुलिसकर्मी के बेटे और पत्नी, निजी अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट, धोबी और मनरेगा कर्मी, इसके अलावा एमपीडब्ल्यू भी संक्रमित हुए। बिलासपुर के सिम्स के 3 डॉक्टर, 1 स्टाफ नर्स, 1 स्टाफ
और एनटीपीसी हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर, 7 स्टाफ और 1 नायब तहसीलदार, साथ ही 1 शिक्षक कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। वहीं मुंगेली जिले में 2 पुलिसकर्मी, 3 नगरपालिका कर्मी, 1 ग्राम पंचायत सचिव और 1 जिला पंचायत क्लर्क कोरोना संक्रमित हुए। जांजगीर चांपा में 1 डॉक्टर, कोरबा में 1 मेडिकल स्टाफ, बलौदा बाजार में लैब टेक्नीशियन, आरएमओ, डीईओ, पंचायत सचिव, धमतरी में वार्ड आया, स्टाफ नर्स, कबीरधाम में आरएमएस, एमएलटी, बेमेतरा में आरएमए, सीएचओ, दुर्ग में नगर निगम और पुलिस जवान, महासमुंद में पंचायत सचिव, बस्तर में डॉक्टर, सरगुजा में रसोइया, ग्राम सचिव और कांकेर में डीईओ, मेडिकल ऑफिसर और 2 आरएमए कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। टोटल तो एक सिम्स के 3 डॉक्टर्स एडमिट इन्फेक्टेड हुए थे और एक स्टाफ नर्स, अपोलो की स्टाफ नर्स, एक रिसेप्शनिस्ट थी और एनटीपीसी के 4 डॉक्टर्स और 7 स्टाफ। ये तो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे कि कोई एक संक्रमित पेशेंट आके अफेक्टेड कर दिया। बाकी शिक्षक और तहसीलदार साहब तो वहाँ काम कर रहे थे स्टेशन में, तो किसी की टच में आने से हो सकता है अफेक्टेड हो गए हों। अब तक इसकी जो वजह सामने आई उसमें कोरोना वॉरियर से अव्यवहारिक नियम और लंबे समय तक काम लिया जाना है। 14 दिन की तय शिफ्ट के बाद भी उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाना एक प्रमुख वजह है। इसके अलावा पीपी किट फटने से भी कोरोना वॉरियर संक्रमित हुए। रायपुर के माना में ऐसा ही हुआ। वहीं पीपी किट पहनते उतारते में सावधानी नहीं बरती गई। डाउनिंग डॉफिंग जोन में लापरवाही बरतने के मामले भी सामने आए। नियमों को ताक पर रखकर पीपीई किट को 4 से 6 घंटे में 1 से ज्यादा बार उतारा या फिर पहना गया। ये माना जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रेनिंग दी गई, जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। यही वजह है कि कोरोना वॉरियर्स ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। इसके अलावा बिलासपुर के सिम्स में कोरोना और जनरल ओपीडी एक साथ रखे गए। बिलासपुर से जितेंद्र थवायत के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की खबरों के बारे में और भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी बता दें। इंदौर जिला कोर्ट ने IBC 24 की खबर पर मोहर लगाते हुए हनी ट्रैप की दोनों आरोपियों की जमानत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। जिला जेल ने कोरोना काल में इंदौर जेल में ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए हनी ट्रैप की 2 आरोपी श्वेता, स्वप्निल जैन और बरखा सोनी को पेरोल पर छोड़ने का प्रस्ताव जिला कोर्ट को भेजा था, लेकिन जमानत के लिए दोनों आरोपियों की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत पात्र क्राइटेरिया में नहीं आई। इस वजह से कोर्ट ने दोनों के जमानत प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दरअसल इस मामले में जिला जेल की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, क्योंकि हनी ट्रैप की इन दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और IT एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। इन धाराओं में उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी इनका जमानत प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि अपनी गलती का एहसास होने पर जिला जेल ने 13 जून को ही इनके प्रस्ताव के लिए एक खारिज करने का आवेदन लगाया था, जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और जमानत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आरोपी श्वेता पति स्वप्निल जैन, बरखा पति अमित सोनी एवं ओम प्रकाश पिता रामहर्ष के अंतरिम रिहाई जमानत आवेदन पर विचारार्थ ये केस रखा गया था। आवेदन दिया गया था जेल अथॉरिटी द्वारा, तो उस आवेदन को सुनकर माननीय न्यायालय द्वारा इन तीनों आरोपीगण की अंतरिम जमानत आवेदन पर खारिज किया गया है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, IBC 24 की खबर का असर हुआ है, हमारी खबर पर मोहर लगी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत पात्र क्राइटेरिया नहीं पाया गया और फिर इसके बाद इनका जमानत प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर शुरुआत से ही जिस दिन ये जमानत प्रस्ताव भेजा गया था उसी दिन से IBC 24 लगातार ये सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर ये जो दोनों आरोपी हनी ट्रैप की, जो कि सबसे काफी चर्चित मामला था, उन्हें उनका जमानत प्रस्ताव किस आधार पर भेजा गया है। तो इसमें जिला जेल की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था और जब ये खबरें दिखाई गई, सवाल खड़े किए गए, तो उसके बाद 13 जून यानी शनिवार को यहाँ पर जिला जेल की तरफ से प्रस्ताव भेजा, जो प्रस्ताव था उसे खारिज करने की आवेदन दिया गया था, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने IBC 24 की खबर पर मोहर लगाते हुए दोनों जो हनी ट्रैप के आरोपी हैं, श्वेता पति स्वप्निल जैन और बरखा सोनी, दोनों के जमानत प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसमें जिला जेल की जो बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई थी, क्योंकि
इन दोनों आरोपियों के खिलाफ 420 और IT एक्ट और समेत अन्य धाराओं में कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें कि आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो विचाराधीन कैदी हैं जिन्हें अधिकतम सजा 7 साल तक की हो सकती है जिन धाराओं में, उन्हीं को ही पात्र माना गया है। और यहाँ पर जिन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे, तो इस तरीके से 3 जो आरोपियों को जिला जेल के द्वारा सिलेक्ट किया गया था कि इन्हें जमानत का प्रस्ताव भेजा गया था। उन 3 में से 2 जो महिलाएं थी वो हनी ट्रैप के आरोपी थी, और यहाँ पर आज इंदौर जिला कोर्ट ने दोनों की जमानत के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अटकी निगम मंडल में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता लगभग साफ हो गया है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में आज नियुक्तियों को लेकर सहमति बन गई है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से निगम और मंडलों में अब नियुक्ति की जाएगी। ऐसे पदों पर पहले नियुक्ति होगी जिनमें स्थापना व्यय कम है। आज हुई बैठक में सत्ता संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने पर भी चर्चा की गई। वहीं चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को जल्द पूरा करने को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस संगठन जल्द ही न्याय योजना समेत दूसरी योजनाओं का जनता के बीच प्रचार प्रसार शुरू करेगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि निगम मंडलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सूची बनाई गई है। आगामी दिनों में संगठन का विस्तार भी होगा। विधायकों को निगम मंडल में नियुक्त किए जाने पर मरकाम ने कहा कि विधायक अंतिम विकल्प है। बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो, उसके साथ साथ सरकार की योजनाओं को आम जनता तक संगठन के माध्यम से कैसे पहुंचे, उसकी चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो भविष्य में जो नियुक्तियां होनी है उस पर भी चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई थी। निगम मंडलों में भी नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की गई है, और सभी जो सदस्यगण हैं और जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों से विचार विमर्श करके प्रभारी PL पुनिया जी को उसकी सूची भेजी जाएगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन के बाद ये सूची जारी होगी। तो बात करते हैं वाइन पॉलिटिक्स की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की सियासत में धान और शराब सबसे अहम मुद्दे हैं। एक बार फिर शराब को लेकर बयानबाजी और राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर शराब को लेकर सियासत का आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी का 18-20 महीने हो गए, गली गली शराब बिक रहा है, और मैं दावे के साथ सार्वजनिक तौर में विधानसभा में बोल चुका हूँ, शराब के धंधे में 30% शराब दुकान में बिकने वाला दारू अवैध होता है, भ्रष्टाचार में जाता है। हर महीने 100 करोड़ की लूट इस दारू दुकान से होता है, 100 करोड़ की लूट। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से सूबे की सियासत में बवाल मच गया। सूबे की सियासत में शराब एक अहम फैक्टर है। यही वजह है कि एक बार फिर सत्ता और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। भूपेश बघेल सरकार के 2 मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत प्रवक्ता सामने आए और रमन सिंह से सवाल पूछा कि 15 साल में उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की, क्यों सरकारी हाथ में लेना पड़ा शराब का कारोबार। मंत्रियों ने रमन सिंह को शराबबंदी समिति में शामिल होने का न्योता तक दे दिया। रमन सिंह को राजनीति करना है तो हर जगह राजनीति करे। अपना गिरिवन में जाके 15 साल में क्या क्या किया, कितना दारू बेचा। रमन सिंह ने ये नकली दारू बेचता रहा। आज हम उस नीति को बदल कर आज अच्छा दारू लाएंगे। को हम चरणबद्ध प्रक्रिया से करेंगे। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, 3 कमेटियां बनी हुई है। उसकी रिपोर्ट आएगी तो करेंगे। रमन सिंह जी ने खुद घोषणा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। 15 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया, वो इस बात को बताए। जो सचमुच में जो शाम को बैठ के शराब पीते हैं वे शराबबंदी के कहते हैं। हमने तो विधानसभा में इस बात को कहा है कि आज जो शराबबंदी की लंबी चौड़ी बात करते हैं वे शराबबंदी की बात करते हैं। आज सचमुच में अगर शराबबंदी के पक्ष है, पहले वो शराब छोड़े। इधर शराबबंदी की घोषणा कर सत्ता में आई कांग्रेस को विपक्ष लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। कोरोना काल में राजस्व के लिए शराब दुकानें खोले जाने को विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। वासी लखमा जी का दूध भात है।
और ओकर बयान ला कोई बहुत महत्व दे के जरूरत नहीं है। कल से मैं यही बात के आग्रह करूं कि छत्तीसगढ़ ला अगर बचाना है तो शराब पे प्रतिबंध लगाए के जो कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में बोले रही ओला लागू करे बर वो सरकार ला मजबूर करे, मुख्यमंत्री ला मजबूर करे। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 35% लोग शराब पीते हैं। साल 2018-19 में लगभग 4700 करोड़ रुपए और 2019-20 में तकरीबन 4500 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। ये प्रदेश की आबादी यानी 2 करोड़ 55 लाख के हिसाब से बहुत ज्यादा है। प्रदेश में 700 देसी और विदेशी शराब दुकानें हैं, जहां लॉकडाउन खुलने के बाद पहले ही 3 दिन में 55 करोड़ की शराब बिकी और अब तक तकरीबन 300 करोड़ की शराब बिक चुकी है। जाहिर है शराब बिकती रहेगी, सियासत होती रहेगी। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत आज राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने बस्तर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरगुजा और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धमतरी जिले के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान तीनों नेता प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। नेताम ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेंदुपत्ता खरीदी बंद कर प्रदेश सरकार ने वनवासियों के साथ अन्याय किया है। वहीं सरगुजा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार की नाकामियों पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में रेत खदान बंद करने के बाद भी खनन और अवैध परिवहन का काम बेखटके चल रहा है। धमतरी जिले के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की है कि प्रदेश सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए अलग अलग मदों में मिली राशि और खर्च की गई राशि पर श्वेत पत्र जारी करे। लोगों की इस भावना को भी पूरा करने का काम अगर किसी ने किया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है तो उन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आज मजदूर आज भटक रहे हैं। आज उनको उनके खाते में इंतजार था, लेकिन वर्तमान की सरकार वो सिर्फ जो है वादा खिलाफी काम कर रही है। किसी सरकार ने चिंता नहीं की, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो गांव में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ऐसे गरीब माताओं और बहनों की चिंता करके उनको मुफ्त में गैस चूल्हा कनेक्शन उपलब्ध कराई। पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार की बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू करने की घोषणा को जनता के साथ छलावा बताया है। जल संसाधन मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने परियोजना को पर्यावरण और सामाजिकता के लिए प्रतिकूल बताया है। साहू ने जल संसाधन मंत्री को लिखे पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 21,000 करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना से 2,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई और 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले को लाभान्वित होना बताया जा रहा है, जो एक छलावा है। साहू का कहना है कि सर्वेक्षण के नाम पर करोड़ों खर्च होंगे क्योंकि ये योजना व्यवहारिक रूप नहीं ले सकती। उन्होंने राज्य सरकार से परियोजना की स्वीकृति पर पुनर्विचार की बात कही है। बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना आज का नहीं है, 79 से ये परियोजना, लेकिन आज तक वो बन नहीं पाया। तो अभी ऐसी कौन सी बात आ गई कि इन्होंने घोषणा कर दी। जल जीवन, वन जीवन और जन जीवन, इन तीनों को ये प्रतिकूल असर डालने वाला परियोजना बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना है। ये मात्र लोगों को भ्रम में डालने का है, छलावा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।